हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम बिल्कुल अच्छे हैं और हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग 11th का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सेट्स, जिसका हिंदी होता है समुच्चय, या इसी को हम लोग और करके कहते हैं सेट थ्योरी, यानी हिंदी में हम लोग इसको समुच्चय सिद्धांत कहते हैं। इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। काफ़ी शानदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे, सेट्स होता क्या है या समुच्चय होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे शानदार टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो तेज़ी से बाबू आप ऐड होते चलिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपके पास पहुंचते चले। और डेली बाई डेली शाम में 7 से 8 में हम 11th का बैच चलाते हैं और सुबह में 7 से 8 में हम 12th का बैच चलाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं सेट्स होता क्या है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। काफ़ी शानदार ये टॉपिक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो आइए हेडिंग बनाते हैं, सेट्स लिखिए, ठीक है। सेट्स हिंदी में इसको हम लोग समुच्चय कहते हैं, ठीक है। इसी को और करके हम लोग सेट थ्योरी भी लिखते हैं। कहीं कहीं देखिएगा लिखता है बुक में सेट थ्योरी, जिसका हिंदी होता है समुच्चय सिद्धांत। ठीक है, और ये क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग किस हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। थोड़ा सा आपको सिंसियर आना है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। और जो भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं सभी चैप्टर का आपको असाइनमेंट DPP डेली बाय डेली भेजेंगे। तो जो भी टॉपिक आज पढ़ाई होगा, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, उस टॉपिक में जो जो कॉन्सेप्ट आपको हम दिए रहेंगे, जो भी एग्जाम्पल दिए रहेंगे, उसी पैटर्न पे आपको हम कुछ क्वेश्चन भी देंगे। DPP का फुल फॉर्म होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, या इसको हम लोग और करके DPPS भी बोलते हैं, यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट, ठीक है। तो इसी के नाम से हम भेजेंगे डेली बाय डेली। तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा सबका DPP आपको मिलेगा। तो DPP फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे आप बनाइएगा, एक एक करके हम आपको भेजेंगे। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि सेट्स होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। इसका हिंदी होता है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि जिस वस्तु को हम शुद्ध रूप से परिभाषित कर सकते हैं उसको हम लोग सेट्स बोलते हैं। आप जिसको परिभाषित कर सकते हैं वो सभी सेट्स होता है, और जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं, जिसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, वो सेट्स नहीं होता है। तो अब ये जानना होगा कैसे पता चलेगा कि कौन डिफाइंड है, कौन डिफाइंड नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस पर हम बात करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना, बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए, आपसे यदि पूछा जाए कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल में जितना महीना होता है, क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं होगा। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक साल में 12 महीना होता है। एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है, जनवरी, फरवरी, मार्च अप टू ... ये दिसंबर तक है। तो ये डिफाइंड है कि एक साल में 12 महीना होगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा? सेट होगा। ये वेल डिफाइंड है, सो इट इज ए सेट्स। अब इसमें नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल देखिए। अब आपसे पूछा जाए, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। इसका मतलब ये हुआ कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला जितना भी महीना है, क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, ऑल महीना का जब कलेक्शन जब सेट हो जा रहा है, तो जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले में कौन कौन आता है? जनवरी आता है, जून आता है, जुलाई आता है, बस यही तीनों आता है। तो ये तीनों का कलेक्शन आप कर ले रहे हैं, ये संग्रह हो जा रहा है। जी अक्षर से कौन कौन महीना प्रारंभ हो रहा है? जनवरी, जून और जुलाई। ये टोटल कितना है? 3 हुए। तो इसका कलेक्शन हो जा रहा है, ये डिफाइंड है, इसलिए ये सेट होगा। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाए
कि द कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन ए वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, या एक सप्ताह में जितने दिन होते हैं क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कि इसका सेट होगा कि नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आप इसको डिफाइन कर ले रहे हैं, ये परिभाषित है, ऑलरेडी डिफाइंड है, ये शुद्ध ये परिभाषित है कि एक सप्ताह में 7 ही दिन होता है। तो इसका मतलब है कि इस सेट्स जो होता है वेल डिफाइंड होता है, जिसको आप परिभाषित कर सकते हैं वही सेट होगा, जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं वो सेट्स नहीं होता है। तो ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो ये डिफाइंड है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस इट इज सेट। ये क्या होगा, समुच्चय होगा। हिंदी में लिखना हो तो लिखेंगे हाँ समुच्चय है। ठीक है, बात समझ गया। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, आपसे पूछा जाए कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटी जितना भी प्राकृत संख्या है क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर का जो सेट होगा, होल नंबर का जो सेट है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, रेशनल है, इरेशनल है, यानी समझिए पूरे रियल नंबर के कलेक्शन का सेट होता है। इसमें कहीं से भी आपको मिल जाए तो ये सेट होगा, क्योंकि ये सब ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसे कि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में आप जानते हैं कि ये फिक्स है कि 1 से ही शुरू होगा। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, और 1 के बाद फिक्स है कि 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। ये ऑलरेडी डिफाइंड है, इसको हम लोग को डिफाइन नहीं करना है, ये ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है। तो नेचुरल नंबर डिफाइंड है, प्राकृत संख्या पहले से परिभाषित है, तो इसलिए इसके कलेक्शन का सेट होगा। अब क्वेश्चन जो आपको मिला है उसमें क्या कह रहे हैं कि 100 से छोटी, 100 से छोटी जो प्राकृत संख्या है क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 100 से छोटी जो प्राकृत संख्या है वो 1 से लेकर कहाँ तक होगी, 99 तक होगी, यानी 1 से लेकर 99 तक होगी, और इसके कलेक्शन का सेट होगा। अब यदि पूछा जाए कि द कलेक्शन ऑफ होल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटी जो होल नंबर है, होल नंबर का हिंदी होता है पूर्ण संख्या, तो 100 से छोटी जो पूर्ण संख्या है क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं। तो बाबू आप जानते हैं कि होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 0 से। तो यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक, 100 से लेस यानी 99 तक। तो 0 से लेकर 99 तक जितनी भी संख्या हैं, जितनी भी पूर्ण संख्या हैं, ये सबका कलेक्शन का सेट होगा। ऑलरेडी सभी डिफाइंड है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि कहीं सीधे क्वेश्चन में दिया जाए कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का सेट होगा कि नहीं होगा, तो बाबू ये सेट होगा। क्यों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो है डिफाइंड है, ये परिभाषित है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि यदि गिना जा रहा है तो ये सेट हो रहा है, और नहीं गिनाएगा तो सेट होगा कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अगले चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का हिंदी होता है परिमित समुच्चय, और इनफाइनाइट का हिंदी होता है अपरिमित समुच्चय। तो जिसको आप गिन सकते हैं, जिस सेट को आप गिन सकते हैं वो फाइनाइट सेट में आता है। जिस सेट के एलिमेंट्स को गिन सकते हैं वो फाइनाइट सेट में आता है, और जिस सेट के एलिमेंट्स को नहीं गिन सकते हैं वो इनफाइनाइट सेट में आता है। तो ऐसा नहीं है कि जो गिना जाएगा वही सेट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो डिफाइंड है, जिसको आप परिभाषित कर सकते हैं, वही सेट होता है। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1000, 1000 से छोटी जितना भी प्राकृत संख्या है
क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं। कमेंट बॉक्स में बाबू हमको मैसेज करके बताइए, कमेंट बॉक्स में मैसेज किए तो 1000 से छोटी जितना भी प्राकृत संख्या वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 1 से लेकर 999 तक होगा, यानी 1 से लेकर 999 तक होगा। तो इसको तो हम लोग निश्चित रूप से डिफाइन कर सकते हैं, यस इट इज़ सेट। ये क्या होगा, ये सेट होगा, ये समुच्चय होगा। चलिए बहुत सारे लोग का सही कमेंट आ रहा है। देखिए जिसको दिक्कत है 2 बार 4 बार इसको रिपीट करके आप देखिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। वैसे तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपका एक ही बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए, अब इसमें हम लोग ये जानेंगे, कुछ और भी एग्जाम्पल देखिए। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछें कि अभी चूंकि दिमाग में ऐसा लग रहा है कि हम हर चीज़ को परिभाषित कर सकते हैं, अब आपसे कोई पूछे कि आप किसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, या आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि हम तो सब कुछ को परिभाषित कर ही ले रहे हैं, इसमें कौन सेट नहीं है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि द कलेक्शन ऑफ ऑल डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जितना भी खतरनाक जानवर है, क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं होगा। तो आपको पता होनी चाहिए कुछ ऐसा भी टर्म होता है जो कभी डिफाइंड नहीं होता है, जैसा कि डेंजरस, ये कभी परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व में जितना भी खतरनाक पशु है, क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं होगा। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि कौन सा पशु जो है खतरनाक होता है। ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा ऑड लग रहा है। तो देख लीजिए, ये डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि आप किसी भी पशु को नहीं कह सकते हैं कि ये पशु जो है ये डेंजरस है और ये डेंजरस नहीं है। ऐसा नहीं कि गाय जो है जो मार रहा है वो डेंजर नहीं है और जो मार रहा है वो डेंजर है, तो ये डिफाइंड नहीं है। आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि द कलेक्शन ऑफ ऑल डेंजरस स्टूडेंट इन योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में जितने भी डेंजरस स्टूडेंट हैं, क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा। नो, ये किसी के चेहरा पे नहीं लिखा हुआ है कि कौन लड़का डेंजर है। यदि आपके साथ कोई तरह का परेशानी हो जाता है और ऐसा परेशानी जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो कंट्रोल से बाहर है, तो आपको तो अपना रूप चेंज करना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है, क्योंकि कोई क्रिमिनल बनता नहीं है, अपने से कोई सोचता नहीं कि हमको क्रिमिनल बनना है, उसको कोई क्रिमिनल बना देता है, उसको परेशान करके, टॉर्चर करके। तो ठीक उसी प्रकार से कुछ ऐसा टर्म होता है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, यदि आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जितना भी बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है, क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा। नहीं, ये कभी डिफाइंड नहीं है, ये परिभाषित नहीं है, क्योंकि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन चाहिए ना, बहुत अच्छा खेलने वाला चाहिए। तो ये तो नहीं कहा जा सकता है कि फलाना आदमी बहुत बढ़िया खेल रहा है। ऐसा नहीं कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो उनसे बढ़िया खेलने वाला इस दुनिया में नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो लक है। मान लिया कि इस खेल में उनका बहुत बढ़िया चल रहा है, तो अगले खेल में हो सकता है वो फ्लॉप कर जाए, उस खेल में कोई दूसरा आदमी चल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा टर्म है जो डिफाइंड नहीं होता है। आप किसी को नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा खेलता है। यदि आपसे ये क्वेश्चन में किया जाए कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन इंडिया, इंडिया के लिए कहा जाए कि इंडिया में जो सबसे बढ़िया खेलने वाला बैट्समैन है, क्या उसकी कलेक्शन का सेट होगा। नहीं, ये भी सेट नहीं होगा। आप किसी को नहीं कह सकते हैं कि फलाना बैट्समैन जो है बहुत बढ़िया खेलता है, इससे बढ़िया इस दुनिया में कोई नहीं खेलता, ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये कहीं के लिए भी, आपके गांव के लिए, शहर के लिए, कहीं के लिए भी डिफाइंड टर्म नहीं है, क्योंकि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन लगा है। इसी में आपसे कोई पूछ दे, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन मोतिहारी टाउन, या इन इंडिया, या कहीं के लिए भी कहा जाए कि आपके पूरे मोतिहारी शहर में जितनी भी सुंदर सुंदर लड़की है, क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा। नहीं, ये डिफाइंड नहीं है। आप किसी को नहीं कह सकते कि तुम बहुत सुंदर हो, तुमसे सुंदर कोई नहीं है, ये नहीं संभव है, ये डिफाइंड टर्म नहीं है, क्योंकि एक से एक ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग देखने में बहुत सुंदर होता है, पढ़ाई लिखाई सब जीरो, हो सकता है बहुत लोग पढ़ने में बहुत सुंदर है, देखने में एकदम कुरूप है। तो आप किसी को नहीं कह सकते हैं कि फलाना आदमी बहुत सुंदर है। ठीक है, अब जैसे लड़का के लिए बोला जाए कि द कलेक्शन ऑफ ऑल हैंडसम स्टूडेंट
द कलेक्शन ऑफ ऑल हैंडसम स्टूडेंट इन योर मोतिहारी टाउन, पूरे मोतिहारी शहर में जितने भी हैंडसम स्मार्ट बच्चे हैं, क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा? तो नहीं, ये भी डिफाइन नहीं। आप किसी को नहीं कह सकते हैं कि तुम बहुत स्मार्ट हो और तुम स्मार्ट नहीं हो। यदि मान लिया कोई दो लड़का है, दोनों आपस में दोस्त है, आप किसी एक को बोलते हैं कि तुम बहुत स्मार्ट हो और दूसरे को बोलते हैं तुम तो गधा जैसे हो, तो बताइए वहीं पे आपसे झगड़ा हो जाएगा, एक दो हाथ देबो करेगा। तो ये डिफाइंड नहीं, कुछ ऐसा टर्म होता है जो डिफाइंड ही नहीं होता है। तो आप बात समझ गए होंगे, जिसको आप परिभाषित कर सकते हैं वो सेट होगा और जिसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं वो सेट नहीं होगा। लास्ट एक और एग्जांपल देखिए, द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित जितना भी नोवेल है, नोवेल माने उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित जितना भी नोवेल है, जितना भी उपन्यास है, क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बाबू आप हमको मैसेज कीजिए, सभी लोग का जवाब हम देख रहे हैं। यदि आप समझ गए होंगे तो निश्चित रूप से आप इसका जवाब देंगे, नहीं भी समझे होंगे फिर भी आप यस नो में जवाब दीजिए, क्योंकि प्रयास कीजिएगा तो ही कुछ होगा, बिना कोशिश किए कुछ नहीं होगा। और आपको पता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद ब खुद परफेक्ट होते जाइएगा ना। वो समय के अनुसार इंसान जो है अपने आप में जब चेंजिंग करने लगता है, समय आपको बताता है कि आपको अभी क्या करना चाहिए। जैसे अभी का जो समय है आप देख ही रहे हैं, कभी समय है कि मास्क लगा के रहना है, सभी लोग मास्क लगा रहे हैं, हमेशा हाथ धोते रहना है, सैनिटाइजर लगाना है, सभी लोग लगा रहे हैं। कभी ऐसा भी समय था कि कोई मास्क नहीं लगाता था, कोई एक आदमी जब मास्क लगा के चलता था तो लोग देख के हंसता था, देखिए क्या लगा क्या है, थोड़ा अजीब लगता था। तो वो समय है, वो भी एक समय था और ये भी एक समय ही है। तो इंसान थोड़ी चेंज होता है, उस समय उसको खुद ब खुद चेंज कर देता है, ठीक है। कोई भी इंसान जो है टाइम के रेस्पेक्ट में ही चेंज होता है। तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके बाबू बताइए, केवल लेक्चर सुनने से नहीं होगा, क्या रिजल्ट होगा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित जितना भी नोवेल है, क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं? चलिए, बहुत सारे लोग का सही कमेंट आ रहा है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आशीर्वाद आपको। बिल्कुल मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित जितना भी नोवेल है उसके कलेक्शन का सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जो है अपने जीवन काल में कितना नोवेल लिखे होंगे, 10 गो, 20 गो, 50 गो, 100 गो, 200, 500। कोई व्यक्ति जब से जन्म लिया तो वो किसी फिक्स टाइम में जन्म लिया, और जब मरा तो किसी फिक्स टाइम में जन्म लिया। तो किसी भी दो नंबरों के बीच का डिस्टेंस है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि उनके जीवन का जो अवधि रहा होगा, जितना दिन वो धरती पे रहे होंगे, वो महान आत्मा जितने दिन वो धरती पे रहे होंगे, तो फिक्स नोवेल लिखे होंगे। और यदि इसको पता करना है तो नेट पे सर्च मारेंगे www.munshipremchand.com, तुरंत उनका पूरा हिस्ट्री खुल जाएगा, वो कितना नोवेल लिखे थे। तो इसका कलेक्शन संभव है। कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना भी नोवेल लिखा हो, कितना बुक लिख दिया है, कितना गाना गाया है, कितना क्लास पढ़ाया है यूट्यूब पे, वो आसानी से आप चाहें तो पता कर सकते हैं, है ना। तो वो डिफाइंड है। हाँ, यदि उसको डिलीट कोई ना करे तब वो डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स, यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय सिद्धांत कहा जाता है। कि थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जॉर्ज केंटर, जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज केंटर। कोई जर्मन मैथमेटिशियन है जॉर्ज केंटर, जिन्होंने सबसे पहले सेट थ्योरी के बारे में बतलाया था। तो काफ़ी शानदार है। आइए इसका फर्स्ट कड़ी अभी हम लोग समझे हैं कि सेट क्या है, सेट होगा कि नहीं होगा, बस हम इतना ही बात आपको बतलाएं। तो आइए इस पे हम बात करते हैं, फिर हम आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इधर से मिटा देते हैं। लिखेंगे ए वेल डिफाइंड collection of object
इज कॉल्ड सेट्स। इसका हिंदी हुआ वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय अथवा समुच्चय सिद्धांत कहा जाता है। बात समझ गया? यानी कि जिस जिस वस्तु को हम परिभाषित कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, ए का मतलब होता है एक, वेल डिफाइंड का मतलब जिसको हम शुद्ध रूप से परिभाषित कर सकते हैं। कलेक्शन का हिंदी होता है संग्रह, ऑफ का हिंदी होता है का, ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है वस्तु, इज का मतलब है, कॉल्ड का मतलब कहा जाता है, सेट्स का मतलब होता है समुच्चय। यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें ये जानना होगा कि ऑब्जेक्ट से यानी कि वस्तु से सेट का क्या रिलेशन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एलिमेंट्स या मेंबर ऑफ सेट्स। ऑब्जेक्ट जो होता है, वस्तु जो होता है, वो समुच्चय का तत्व होता है या अवयव होता है या सदस्य होता है। तीनों एक ही बात है, तत्व या अवयव या सदस्य। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को हम लिख देंगे, द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मेंबर, या और करके एलिमेंट्स भी आप लिख सकते हैं, ऑफ सेट्स। ठीक है, हिंदी भी इसका लिख देते हैं। ठीक है ना, लिख देंगे वस्तुओं को समुच्चय का तत्व या अवयव या सदस्य कहा जाता है। ठीक है, जो लोग बिहार बोर्ड से हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों नोट करेंगे, जो लोग सीबीएसई से हैं वो केवल इंग्लिश ही नोट करेंगे, है ना। और यदि आप इंग्लिश में ही, यदि आप बिहार बोर्ड से ही और आप इंग्लिश ही समझ जा रहे हैं तो आप केवल इंग्लिश भी चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। तो आप बात समझ गए कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय सिद्धांत कहते हैं, और वस्तु जो होता है सो समुच्चय का तत्व होता है या अवयव होता है या सदस्य होता है। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे कि जनरली सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सामान्यतः समुच्चय को इंग्लिश अल्फाबेट के बड़ी अक्षरों के द्वारा एंड इट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। सामान्यतः यानी प्रायः समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षरों के द्वारा एवं उसके सदस्यों को छोटी अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, ताकि इस बात को भी हम लोग लिखते चले, एक एक स्टेप आपको लिखते चलना है ना, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा। तो आप किसी भी बुक से बनाइएगा तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे जनरली का हिंदी होता है सामान्यतः या प्रायः, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सामान्यतः समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षरों के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। तो बड़ी अक्षर को तो आप पहचान रहे हैं, दो तरह का लेटर होते हैं, एक स्मॉल लेटर और एक कैपिटल लेटर, है ना। तो बड़ी अक्षरों के द्वारा हम लोग इसको डिनोट करते हैं, यानी कि ए बी सी डॉट डॉट कहाँ तक, जेड तक। ए बी सी डी कहाँ तक होता है, जेड तक होता है, वो डिफाइंड है। तो सेट को जनरली अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षरों के द्वारा एंड इट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, इसको भी हम लोग लिखेंगे। एंड इट्स, एंड माने और, इट्स माने उसके,
एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर। ठीक है, तो स्मॉल लेटर तो आप समझ ही रहे हैं, स्मॉल लेटर होता है ए बी सी, कहाँ तक, ये भी जेड तक ही होगा। तो एलिमेंट्स होगा तो स्मॉल लेटर से, और सेट्स होगा तो कैपिटल लेटर से। इस बात को भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सामान्यतः समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षरों के द्वारा एवं उनके सदस्यों को छोटी अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। समझ गए ना। सामान्यतः समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर के द्वारा एवं उसके सदस्यों को छोटी अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसी कड़ी में हम लोग एक लाइन लिख लेंगे कि थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर, है ना। एक लाइन थोड़ा इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आइए इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, 23 स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अगला स्टेप एरो का निशान दे के लिखिएगा, है ना। लिख देंगे थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय, डेवलप्ड का मतलब क्या होता है, डेवलप करना यानी आविष्कार करना, इसके बारे में बताना। थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर 1845 से लेके 1918 तक वो थे। तो इसी के बीच बतलाए, थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। सेट थ्योरी के बारे में सबसे पहले जर्मन के मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने बतलाया था, है ना, जो 1845 से लेकर 1918 तक रहे अपने। तो कहने का मतलब ये है, इसका हिंदी तो आप खुद से लिख ही लीजिएगा। तो अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कुछ ऐसे मैथमेटिक्स में टर्म हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड हैं, यानी सम वेल डिफाइंड एग्जाम्पल ऑफ सेट्स यूजली यूज्ड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे भी समुच्चय हैं, मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे भी समुच्चय हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड हैं, जो नंबर सिस्टम में अभी आपको बतलाया गया थोड़ी देर पहले, है ना। तो आइए उसको हम लोग एक एक करके लिखते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इधर से मिटा देते हैं, हेडिंग बनाएंगे। कौन कौन से डिफाइंड है उसको हम लोग लिखेंगे, मैक्सिमम लिख देते हैं ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो देखिए सबसे पहले आएगा, इसमें हम लोग हेडिंग बना के लिखेंगे सम वेल डिफाइंड एग्जाम्पल ऑफ सेट्स usually used in mathematics। आप समझ रहे हैं, इसका हिंदी हुआ कि मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे भी समुच्चय हैं जो हमेशा के लिए परिभाषित हैं। यहाँ पर लिख देंगे गणित में, मैथमेटिक्स का हिंदी गणित होता है, गणित में
कुछ ऐसे भी समुच्चय हैं जो परिभाषित हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ही आपको बतलाया गया कि सेट्स होता क्या है, तो उसमें हम लिखे थे ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय सिद्धांत कहा जाता है। यानी जिसको जिसको आप परिभाषित कर सकते हैं वही सेट होता है। तो मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे भी समुच्चय हैं जो कि परिभाषित हैं। कौन कौन है हम लिख देते हैं एक एक करके सबको, है ना। और कुछ आप भी दिमाग लगाइए, कमेंट बॉक्स में हम मैसेज कीजिए कौन कौन डिफाइंड है। अभी थोड़ी देर पहले इस पे हम चर्चा भी किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या आता है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्राकृत संख्या। और जनरली नेचुरल नंबर को, प्राकृत संख्या को हम लोग n के द्वारा डिनोट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर का जो सेट होगा ना, वो हमेशा डिफाइंड होगा, हमेशा परिभाषित होगा। वो 10 से पहले कहे, चाहे 10 से बाद कहे, चाहे पूरे नेचुरल नंबर का कलेक्शन कहे, जहाँ भी नेचुरल नंबर लग जाएगा समझ जाइएगा कि वो डिफाइंड होगा, वो परिभाषित होगा, है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? नेचुरल नंबर का सेट्स। नेचुरल नंबर को, प्राकृत संख्या को कैसे डिनोट करते हैं? तो कैपिटल N के द्वारा, बड़ा N के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हिंदी होगा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो होगा सो क्या होगा? ऑलरेडी डिफाइंड होगा। अब देखिए, प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, थोड़ा देख लीजिए। तो प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है। 1 2 3 4 5, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। देखिए, ये एक सिस्टमेटिक नंबर है, आप इसमें बीच में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि प्राकृत संख्या में सबसे छोटा नंबर इसमें कौन होता है, तो 1। और सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, तो अनडिफाइंड है, वो इन्फिनिटी, अनंत होता है। और प्राकृत संख्या याद रखिएगा ऑलवेज 1 से स्टार्ट होता है, और ये कंटिन्यूट है। 1 के बाद फिक्स है 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, है ना। इसका कंसेप्ट है नेचुरल नंबर का। तो इसी कंसेप्ट पे ही आगे बढ़ते चलेगा। तो नेचुरल नंबर क्या है? ऑलवेज डिफाइंड है। अब इसमें आता है होल नंबर। होल नंबर का हिंदी क्या होता है? पूर्ण संख्या। देखिए, ये सभी चीज़ जो अभी हम बतला रहे हैं, नंबर सिस्टम के बारे में 9th 10th में आपको पढ़ना था। यदि आप नहीं पढ़ें तो आपके पास यदि किताब हो तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा सा आप किताब उलट के देख लीजिएगा। वैसे आपके पास किताब नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, जो हम यहाँ पे लिखा रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं, उसको आप केवल देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। आप 9th में 10th में क्लास किए हैं, नहीं किए, उससे हमको मतलब नहीं है। यदि आप क्लास किए हैं तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं किए हैं तो हम जो बतला रहे हैं उसको आप कंटिन्यू देखिए और डेली बाय डेली क्लास कीजिए। और जो SW आपको दिया जा रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके क्वेश्चन पूछिए, और आप कांटेक्ट में बने रहिए, कोई भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो अब आइए देखिए, अब अगला देखिए, इसमें होल नंबर की तरफ आएंगे। दूसरा नंबर, स्क्रीनशॉट बाबू आप लेते रहिएगा हमेशा। बार बार हम कहना भूल जा रहे हैं कि स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आप दिमाग में रखिए, जैसे ही हम लिख दिए तुरंत आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, दूसरा नंबर में देखिएगा, होल नंबर का जो सेट होता है वो ऑलवेज डिफाइंड होता है, यानी पूर्ण संख्या। और जनरली होल नंबर को हम लोग W के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे होल नंबर का जो सेट होगा सो क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? परिभाषित होगा। तो हम लिख देंगे सेट ऑफ होल नंबर्स। यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स। इसका हिंदी होगा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का
समुच्चय जो होगा सो हमेशा क्या होगा, परिभाषित होगा। और पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, तो शून्य से प्रारंभ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे 0 1 2 3 डॉट डॉट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेचुरल नंबर में भी 1 है और होल नंबर में भी 1 है, यानी प्राकृत संख्या में भी 1 है और पूर्ण संख्या में भी 1 आ रहा है। तो देखिए आपको पता होनी चाहिए, एक नोट करके आप इसमें चाहे तो आप लिख सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 प्राकृत है तो 1 पूर्ण भी है, 2 प्राकृत है तो 2 पूर्ण भी है, 3 प्राकृत है तो 3 पूर्ण भी है, लेकिन 0 जो है पूर्ण है लेकिन ये प्राकृत नहीं है। तो इसलिए इसको आप नोट करके लिख सकते हैं कि हिंदी में प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। ये नंबर सिस्टम में आप पढ़े थे, इस बात को हम रिपीट कर दिए, जितना हमको इम्पोर्टेंट है उतना बात हम लिख रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ छोटा छोटा पॉइंट मिल रहा है वीवीआई पॉइंट, वो हम आपको बोल दे रहे हैं। आप चाहे तो उसको रोक के वीडियो को लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो 2 नंबर हो गया, 3 नंबर में आइए। 3 नंबर में अब आएगा इंटीजर्स का जो सेट होता है वो भी वेल डिफाइंड होता है। इंटीजर्स का हिंदी क्या होता है, पूर्णांक संख्या। तो आपको बतलाया गया है पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन कि द पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विद 0, यानी कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के मिलने से जो संख्याएं बनती है उसे क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्या। और जनरली इंटीजर इज डिनोटेड बाई आई या जेड। प्रायः पूर्णांक संख्या को हम लोग आई के द्वारा या जेड के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। तो आइए इस बात को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 नंबर में इंटीजर को लिखना है, तो इंटीजर को या तो आई से या जेड के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। तो लिख देंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। पूर्णांकों का संग्रह या पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, पूर्णांक संख्याओं का जो संग्रह होगा ये सब समुच्चय होगा, ठीक है। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि अभी कहाँ से स्टार्ट होता है, इस पर एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो अभी हम बोले हैं कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, या ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या या शून्य के मिलने से जो संख्या बनती है। तो आप समझ ही गए होंगे, पूरा नंबर सिस्टम आ गया इसमें। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, तो जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सब होता है। उसके बाद बीच में 0 भी रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, तो उसके बाद इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, कहाँ तक होगा, तो ये -इन्फिनिटी तक। बात आप समझ गए। तो देखिए इसमें पूरा ऋणात्मक संख्या है, पूरा निगेटिव नंबर है, इधर क्या है, पूरा पॉजिटिव नंबर है, और यहाँ पर क्या है, 0 है। तो ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य के मिलने से जो संख्याएं बनती हैं उसे पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जनरली पूर्णांक संख्या को आई के द्वारा या जेड के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। बात समझ गए। अब आइए, इसमें भी 2 पॉइंट बन रहे हैं, आई प्लस और जेड, आई प्लस या जेड प्लस पहला, और दूसरा आई माइनस और जेड माइनस के लिए, ठीक है। उसको आइए हम लोग देखते हैं। तो इधर से मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे आई प्लस आ जाए या जेड प्लस आ जाए तो इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। आई प्लस या जेड प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जो संग्रह होगा ये भी समुच्चय होगा।
अब आप समझ गए, जब पूर्णांक संख्या का संग्रह जब सेट हो जा रहा है तो धनात्मक पूर्णांक संख्या क्यों नहीं होगा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्यों नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी होगा। लेकिन आपको समझने के लिए इस बात को हम लिख दे रहे हैं कि कहीं इस हिसाब से लिख दे तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव प्लस भी का मतलब पॉजिटिव और माइनस भी का मतलब निगेटिव, इधर साइड में लिख देते हैं। प्लस भी का मतलब होता है पॉजिटिव, जिसका हिंदी होता है धनात्मक, ठीक है। और माइनस भी का मतलब होता है निगेटिव, जिसका हिंदी होता है ऋणात्मक। बात समझ गए। जहाँ जहाँ इंग्लिश हिंदी आएगा इस टाइप का कोई टर्म तो हम आपको लिख देंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको एक वीडियो का हम लिंक सेंड करेंगे, जो भी बिहार बोर्ड से हैं जिनको भी हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूजन है तो उसके लिए हम मैथमेटिक्स में जितने भी वर्ड मीनिंग इम्पोर्टेंट है जिसका हमेशा यूज़ पड़ता है, जैसे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, है ना। इज कॉल्ड यानी कहा जाता है, इज सेड टू बी यानी जाना जाता है, इज नोन एज यानी जाना जाता है, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, इसका हिंदी हुआ फर्स्ट इक्वेशन में एक्स के मान को रखने पर, या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ गुना करने पर, है ना। तो उस वीडियो का लिंक हम आपको सेंड कर देंगे, उसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी तरह का उसमें प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, उस पर हम आपसे बात कर लेंगे। यदि डाउट होगा तो एक बार फिर से हम लाइव में ही क्लास करा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, आज हम आपको लिंक भेज देंगे उसका वर्ड मीनिंग का। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसका हिंदी होता है इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांकों का संग्रह, ठीक है, या धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, सेट्स लिखे हैं तो समुच्चय होगा, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आएगा 1 2 3 4 5, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक आएगा। अब इसके बाद आएगा आपको निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर को कैसे डिनोट करेंगे, तो i माइनस से, नहीं तो और करके बोलिए z माइनस से। तो 5 नंबर में आएगा i माइनस या z माइनस, तो इसको लिखा जाएगा सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। क्या लिखेंगे, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, जिसका हिंदी होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय या ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। तो ऋणात्मक पूर्णांकों के समुच्चय में क्या क्या आएगा, तो ऋणात्मक पूर्णांक में आ जाएगा -1 -2 -3 अप टू डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1 -2 -3 कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा होगा कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स में आ गया। यदि माइनस में है -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक है तो ये निगेटिव इंटीजर्स में आ गया। तो इसमें जीरो कहाँ आ गया, क्योंकि पूर्णांक संख्या में तो जीरो भी होता है ना, पूर्णांक संख्या जीरो एक पूर्णांक है, लेकिन इसमें जीरो कहीं दिख ही नहीं रहा है, नहीं पॉजिटिव में दिख रहा है ना निगेटिव में दिख रहा है। तो बाबू आपको पता होनी चाहिए, जीरो इज एन इंटीजर, जीरो एक पूर्णांक संख्या है, बट जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर। जीरो एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन जीरो नहीं धनात्मक पूर्णांक में आता है, नहीं ऋणात्मक पूर्णांक में आता है। जीरो पूर्णांक संख्या है, लेकिन जीरो न धनात्मक में आता है, नहीं ऋणात्मक पूर्णांक में, ये नहीं, दोनों में कहीं नहीं आता है। तो नोट करके आप लिख देंगे, शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है। शून्य एक पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक होती है और न तो ऋणात्मक पूर्णांक होती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें आता है 5 नंबर के बाद एक हम 5 नंबर में से ही 1 2 3 4 5
फॉर्मूला अभी हम और भी कंसेप्ट इसमें से निकाल लेंगे। जैसा कि कहीं कहीं लिख देगा कि सेट ऑफ इवन नंबर के कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं, तो होगा, क्योंकि इवन नंबर कहीं पताल से नहीं आता है। इवन नंबर जब भी आएगा तो या तो नेचुरल नंबर से रहेगा, तो नेचुरल नंबर में भी इवन नंबर आता है 2, 4, 6, 8, 10, तो पूरे नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो जा रहा है, होल नंबर का कलेक्शन हो गया, इंटीजर्स का कलेक्शन हो गया, तो इवन नंबर का कलेक्शन हो जाएगा, इवन नंबर के कलेक्शन का सेट होगा। कहीं कहीं लिख देगा कि द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ऑड नेचुरल नंबर के कलेक्शन का सेट होगा तो बिल्कुल हो जाएगा। प्राइम नंबर के कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा। कंपोजिट नंबर के कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये सब ऑलरेडी डिफाइंड है, ये कहीं अलग से नहीं है। जो अभी आप पढ़े 4-5 को जो पढ़ लिए इसी के अंदर से है, इसलिए वो ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, तो देखिए इधर से मिटा देते हैं, उस सबको भी हम लिख देते हैं। अब 6 नंबर में देखिए, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, यानी कि सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। सम प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होगा सो डिफाइंड होगा, ये परिभाषित होगा। तो सम प्राकृत कहाँ से शुरू होगा? 2, 4, 6, 8, 10, तो ये सब डिफाइंड है। बात समझ गए? इसी टाइप से ऑड वाला भी देख लीजिए, इसमें कहीं आ जाए द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स रहे, ये भी डिफाइंड है। ऑड माने विषम, इसका हिंदी हो जाएगा विषम प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होगा ये सब क्या होगा? डिफाइंड होगा। तो विषम प्राकृत में क्या होगा? प्राकृत तो 1 से शुरू होता है, तो विषम प्राकृत भी 1 ही से शुरू होगा। 1, 3, 5, 7। देखिए प्राकृत में 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब आता है, लेकिन सम प्राकृत सम संख्या का कंडीशन ना होता है कि वैसा नंबर जो 2 से पूरा डिविजिबल हो, तो उसको हम लोग सम बोलेंगे। और विषम का मतलब जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, ठीक है, तो उसको हम लोग ऑड नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब आपका ऑड नेचुरल नंबर में आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें आ जाएगा, जैसे प्राइम नंबर आ जाएगा, कंपोजिट नंबर आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं। सेवन के बाद 8 नंबर में देखिएगा, द सेट ऑफ प्राइम नंबर, इसके भी कलेक्शन का सेट होगा। प्राइम नंबर का हिंदी क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो भी डिफाइंड होता है। क्योंकि अभाज्य संख्या में क्या क्या आता है? अभाज्य का मतलब होता है जिसमें किसी से भी भाग नहीं लगे, यानी वैसा नंबर जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। कौन कौन? 1 एंड इटसेल्फ। यदि किसी संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड आ रहा है, 1 आ रहा है और स्वयं अपनी संख्या, यानी 1 से उस संख्या में पूरा भाग लग रहा है, और नहीं तो उस संख्या से उस संख्या में पूरा भाग लग रहा है, तो वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसा कि 2, 1 नहीं आया क्योंकि 1 का केवल 1 ही गुणनखंड बन रहा है, 2 आएगा, तो 2 भी अभाज्य संख्या में आता है क्योंकि 2 का कई गुणनखंड है? 2 को। कौन कौन? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 भी अभाज्य संख्या होता है, 1 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा। 5 भी अभाज्य होता है, 1 से कटेगा नहीं तो 5। 7 1 से नहीं तो 7 से। 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 से भी कट रहा है, 3 से भी, 9 से भी, 11 1 से भी, 11 से भी, है ना, एंड सो ऑन। ये सब जो होगा सो अभाज्य संख्या में होगा। बात समझ गए? और एक और चीज जान लीजिए, 2 इज कॉल्ड इवन प्राइम नंबर। कहीं ना कहीं इसका यूज पड़ेगा। इवन
प्राइम नंबर। 2 को क्या बोलते हैं? तो 2 को समअभाज्य संख्या बोलते हैं। 2 को प्राइम, समअभाज्य का हिंदी होता है, इवन प्राइम नंबर का हिंदी होता है समअभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आप समझ गए बात को। तो इस टाइप से कंपोजिट नंबर वाले को भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए इसमें आता है रेशनल नंबर के कलेक्शन का सेट। ठीक है, तो देखिए ठीक है, तो इसी टाइप से इसमें आता है रेशनल नंबर का जो कलेक्शन होगा उसके भी कलेक्शन का सेट होगा, पॉजिटिव रेशनल के कलेक्शन का सेट होगा, निगेटिव रेशनल के कलेक्शन का सेट होगा। उसके बाद इसी में आता है आपको इरेशनल नंबर के कलेक्शन का सेट होता है। उसके जस्ट बाद इसमें आता है रियल नंबर, तो रियल नंबर के भी कलेक्शन का सेट आता है। तो बस यही 3-4 वे इसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद इस पर एग्जाम्पल लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8 नंबर में लिखिएगा, और भी चाहें तो आप इसमें 20-20 में बढ़ाइएगा तो नंबरिंग बढ़ जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जैसे कि रेशनल नंबर के लिए, तो रेशनल नंबर को जनरली हम लोग क्यू के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का हिंदी क्या होता है? परिमेय संख्या। रेशनल का हिंदी क्या होता है? परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो सभी डिफाइंड होगा। यहां पर लिख देंगे परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या में आपको बताया गया होगा कि ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी वैसी संख्या जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। q, p और q जो होता है यहाँ पे पोलिनोमियल होता है, बहुपद होता है। तो वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसी संख्याओं के समूह को रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहा जाता है, और परिमेय संख्या ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जैसा कि 1/2, 3/5, 5/7, -3/2, -4/5, ये सब जो होता है सो ऑलरेडी डिफाइंड है। अब आपसे कोई पूछे कि 1 रेशनल नंबर है कि नहीं, 1 प्राकृत संख्या है कि नहीं, तो क्या जवाब देंगे? तो यस 1 रेशनल नंबर है कि नहीं? यस 1 जो है रेशनल नंबर है, 1 परिमेय संख्या है। कैसे? तो हम 1 को लिख सकते हैं 1/1, 2 को लिख सकते हैं 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1, इसलिए ये सभी डिफाइंड है। ठीक है, तो आप इसी में लिख दीजिएगा 8 के बाद 9 Q प्लस का मतलब आप समझ गए होंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसका हिंदी हुआ धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। हिंदी होगा धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो देखिए धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय में क्या क्या आएगा? तो सब यही रहेगा, खाली माइनस लगा दीजिए, सॉरी प्लस लगा दीजिए। 1/2, 3/5, 4/3, 7/9, 5/11, ये सब जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको निगेटिव रेशनल लिखना है तो निगेटिव रेशनल कैसे लिखिएगा? तो निगेटिव रेशनल में कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे Q प्लस जो है ये Q माइनस हो जाएगा, और जहाँ जहाँ हम प्लस का साइन दिए वो सब क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। प्लस वाला कहाँ बदल जाएगा? माइनस में। तो आप तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो देखिए जैसे कि 9 है, इसी को हम 10 बना देते हैं। Q प्लस के बाद ये Q माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव को हम सीधे निगेटिव बनाएंगे। धनात्मक कहाँ बदल जाएगा? तो धनात्मक मेरा बदल जाएगा ऋणात्मक में, प्लस में है तो सब में क्या कर दीजिए? माइनस लगा दीजिए। ठीक है,
अब तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। पॉजिटिव के लिए थोड़ी देर पहले बतलाए थे और ये हो गया आपका निगेटिव के लिए, ठीक है। तो अब इसमें आइए हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर की कलेक्शन का भी सेट होता है, वो डिफाइंड होता है। मिटा देना बाबू, कमेंट कीजिए नंबर सिस्टम में किसका कौन कौन डिफाइंड है, वो सब चीज़ बतलाया जा रहा है। तो नंबर सिस्टम में सब डिफाइंड है, सब परिभाषित होता है ना, जितना भी टाइप्स आप जानते हैं। तो नंबरिंग थोड़ा देखिए तो कितना आ रहा है, 9 10। तो देखिएगा नंबरिंग अपना मिला लीजिएगा। तो अब इसमें आ रहा है कि इरेशनल नंबर के कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं होगा। तो जनरली इरेशनल को हम लोग टी के द्वारा डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? टी के द्वारा। तो लिख देंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल का हिंदी क्या होता है? अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होगा सो डिफाइंड होगा, है ना। तो यहां पे लिख देंगे अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है ये भी ऑलरेडी डिफाइंड होता है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या में क्या आएगा? तो जैसा कि √3 है, √5 है, √7 है, यानी जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाला जा सके, जिसका वर्गमूल पूरा नहीं टूटे, वो सभी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अब इसके जस्ट बाद आता है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या, ठीक है। तो देखिएगा 10 के बाद 11। तो आप जानते हैं कि जनरली रियल नंबर को, वास्तविक संख्या को कैपिटल R के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। और आपको पता होनी चाहिए कि रियल नंबर होता क्या है। तो आपको पहले से पता भी है, पहले से आप पढ़े भी हैं। जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज करेगा। तो देखिएगा, जिसको नहीं पता है वो ध्यान से सुनेगा। रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या, यानी इसका 2 डिफिनेशन हम आपको बताएंगे। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है, पहला। दूसरा, अब तक हम जितना भी टाइप्स पढ़े नंबर्स का, यानी द कलेक्शन ऑफ एबव ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। संख्या पद्धति में अभी हम लोग जितना नंबर्स पढ़े, जैसे नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इस सारा को मिला दीजिएगा तो क्या बनता है? रियल नंबर बनता है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। और जनरली रियल नंबर को कैपिटल R के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ये R हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसका हिंदी हो गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो वास्तविक संख्या में क्या हो जाएगा? तो वास्तविक संख्या में जो भी नंबर आप चाहें वो लिख सकते हैं। 1 2 3 3/5 5/7 9/11 2/11 √2 √3 √5 माइनस √2, ये सब कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये 2/3 5/7 1/2 माइनस 3/5 √2 लिखना है, √3 लिखना है, माइनस √2 लिखना है, माइनस √3, ये सभी डिफाइंड है। याद रखिएगा, रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता है। यदि रूट के अंदर माइनस होगा तो वो इमेजनरी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे रूट के अंदर माइनस नहीं लिखें क्योंकि रियल नंबर को डिफाइन करना। तो ये सभी क्या होता है? रियल नंबर होता है और ये सभी सेट होता है, ठीक है। तो आप 23 इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपसे आगे की तरफ बात करते हैं, ठीक है। अब आइए, मिटा देना बाबू। चलिए, अब इसमें अपने से जो है 2 गो आप अपने से लिख लीजिएगा, 12 और 13 को। 12 को और 13 को नंबरिंग आगे पीछे हो तो अपना सुधार लीजिएगा, ठीक है। R+ और R-, समझ गए होंगे। R+ यानी पॉजिटिव रियल नंबर और R- माने निगेटिव रियल नंबर। यहाँ पर लिखेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स
यहाँ पर लिखेंगे सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल ले लीजिए। पॉजिटिव वाला में पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव वाला में निगेटिव हो जाएगा। जैसे कि 1 2 3 5 सब लिख रहे हैं आप, तो वही सब चीज़ है। इसमें माइनस में -1 -2 -3 -5 कुछ भी 1/2 माइनस में रहेगा -3/5। इसमें भी लिख सकते हैं 5/7 3/2। ये सब क्या है, सब रियल नंबर है। तो ये सभी क्या है, डिफाइंड है। बात समझ गए। तो अब जो है तो आप लगभग नंबर सिस्टम में जितना था वो सब आप पढ़ लिए। ठीक है, तो आप इसका एक खूब बढ़िया से नोट्स तैयार कीजिएगा। जैसे जैसे हम लिखवाए हैं इसको खूब बढ़िया से कॉपी पर लिखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैथमेटिक्स में जितने भी वेल डिफाइंड सेट्स हैं वो सब का हम कलेक्शन कर दिए, यानी नंबर सिस्टम में जितना था ये सबको हम एक एक करके लिख दिए। तो लगभग यही सब है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अब आइए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं कैसे आपको बनाना है। ठीक है, तो केवल एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला में जो 5-10 क्वेश्चन है वही आप लोगों से बनेगा। या आप कोई भी साइड बुक बनाइएगा, दुनिया के किसी भी राइटर का बुक निकालिए आप, और वहाँ पे आपको मिल रहा है कि सेट है कि नहीं, ये पहचानने के लिए बोला जाए कि किसका सेट होगा और किसका सेट नहीं होता। आप कहीं से भी आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए एनसीईआरटी का बुक निकालते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। नोट्स बाबू जरूर तैयार कीजिएगा और आप हमको जरूर नोट्स व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप किस हिसाब से लिख रहे हैं। ठीक है, और एक आप अलग से कॉपी खरीद लीजिएगा और रेड ब्लू 2 कलर का पेन रखिएगा। निश्चित रूप से इसको खूब बढ़िया से खूब फेयर करते हुए लिखिएगा। ठीक है, अब आइए 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, का पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। बात समझ गए। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसमें बताइए कि कौन सा सेट होगा और कौन सा सेट नहीं होगा, इसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, हिंदी होता है औचित्य बताना है कि कैसे ये सेट हो रहा है या कैसे ये नहीं हो रहा है, ये बात आपको रीजन बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को बाबू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक दो को समझा देंगे सब बन जाएगा। तो कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ all the months of a year beginning with the लेटर जे। देखिए आपके पास यदि किताब 11th का हिंदी में है या इंग्लिश में, उससे मायने नहीं रखता है। आप किसी भी मीडियम में बुक रखे हुईगा आपको समझ में आएगा। आपके पास 11th का एनसीईआरटी का बुक चाहिए, उसको रखिएगा, सब समझ में आएगा। हम दोनों मीडियम आपको बतला रहे हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप बिहार बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह सेट होगा कि नहीं होगा, यस कि नो, कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कीजिए। तो जे अक्षर से कई गो महीना शुरू होता है, जनवरी, जून और जुलाई, तीनों गुना होता है। तो यस ये सेट होगा। तो केवल इसके आंसर में कुछ नहीं करना है, खाली लिख देना है यस। जो हिंदी में लिखेगा, जिसके पास हिंदी में किताब है तो खाली लिख देगा हाँ। इंग्लिश में लिखना है तो यस, हिंदी में लिखना है तो हाँ। अब ये रीजन देना है कि ये क्यों सेट हो रहा है। ठीक है, तो रीजन में यही आएगा, 3 गो मंथ है। कौन कौन मंथ है? तो एगो जनवरी है, एगो जून है, एगो क्या है, जुलाई है, यही ना है, जनवरी, जून, जुलाई। यदि आपको हिंदी में लिखना है
तो इसको हिंदी में ऐसे लिख देंगे, जनवरी, कोस्ट में जून होगा, उसके बाद जुलाई होगा, ये होगा। तो इसी टाइप से आप रीजन, ये आपका रीजन है, ये डिफाइंड है। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मंथ बिगिनिंग विद द लेटर जे, कौन कौन, तो जनवरी, जून और जुलाई, यस इट इज ए सेट, है ना। तो आप रीजन भी चाहें तो दे सकते हैं, जितना कम से कम हो उतना ही रीजन दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यस नो मेन काम है। अब देखिए इसे दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए, आप बात समझ गए। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज करते चलिए, कमेंट बॉक्स में अगला क्वेश्चन लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए तेजी से बाबू। नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा, जो SW दिया जा रहा है उसको जरूर बनाइएगा। आज आपको हम DPP सेंड करेंगे, उसको आप निश्चित रूप से बनाइएगा, उसका आंसर शीट हमको भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, भारत के 10 गो महान 10 गो टैलेंटेड का हिंदी होता है प्रतिभाशाली। कह रहा है कि इंडिया के यानी भारत के 10 गो प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सेट होगा कि नहीं होगा। तो बाबू जहाँ भी आपको मिल जाए डेंजरस, टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड, बेस्ट मिल जाए, ब्यूटीफुल मिल जाए, हैंडसम मिल जाए, तो ये सब टर्म जो है डिफाइंड नहीं होता है। तो ये क्या सेट होगा? तो नो, ये सेट नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे राइटर हैं और जितने भी राइटर हैं वो सभी निश्चित रूप से टैलेंटेड हैं। जो एक लाइन लिख रहा है वो भी राइटर ही है, वो भी टैलेंटेड ही है, तो ही एक लाइन लिखा है अच्छी अपने मन से, और जो 50 लाइन लिख रहा है वो भी राइटर है, इसलिए निश्चित रूप से डिफाइंड है। सॉरी, ये डिफाइंड नहीं है। तो टर्म डिफाइंड नहीं लिख देंगे नो। ये सेट होगा तो लिख देंगे नहीं, ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइंड, ये टर्म डिफाइंड नहीं है। अगला जैसे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कह रहे कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, कमेंट करके बताइए इसका क्या रिजल्ट होगा। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, भारत के विश्व के 11 गो अच्छे बैट्समैनों का कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं होगा। तो बाबू ये भी डिफाइंड नहीं है। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन चाहिए, ये भी डिफाइंड नहीं है, इसलिए सेट नहीं होगा। चलिए बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है और बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप से है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लासरूम, क्या इसके कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं? आपके क्लासरूम में जितने बच्चे बैठे हैं क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं होगा? तो होगा। आपके क्लासरूम में कई गो बच्चा बैठता है? 10 गो, 20 गो, 50 गो, 100 गो, 200, 500, 1000, ये डिफाइंड है, ये परिभाषित है। तो इसी टाइप से इसमें जितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन 1.1 के पहला में 9 क्वेश्चन है, वही आप लोग से बनेगी, से ज़्यादा का हम कॉन्सेप्ट नहीं दिए, तो इतना आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद के लिए अगले क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर में 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको SW में बना के लाना है, फिर विशेष हम नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे। आज का SW आपका क्या है, पहले इस जो भी आज पढ़ाया गया, जब क्लास जब ओवर हो जाता है तब उसका एक नोट्स तैयार कीजिए सेट्स का। उसके जस्ट बाद जो क्वेश्चन हम बोले हैं बनाने के लिए, इसको आप बनाइए। उसके बाद हम आपको एक DPP फर्स्ट भेजेंगे, उसको आपको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो बाबू आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद नेक्स्ट अगले क्लास में। धन्यवाद। और क्लास निश्चित रूप से रेगुलर कीजिए। यदि आपके संपर्क में यदि कोई स्टूडेंट है तो ज़रूर उसको आप ऐड कीजिए, उसको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं 8936070140, DK मिश्रा मोतिहारी।
डेली बाय डेली शाम में 7 से 8 में रेगुलर क्लास चलता है। आप निश्चित रूप से क्लास कीजिए। कोई भी तरह का आपको दिक्कत होता है तो निश्चित रूप से आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे चैटिंग करके बात कीजिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आप तक पहुँचे चले। थैंक यू वेरी मच।